तो भाई क्या हाल चाल मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। मुझे पता है भाई, मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट का जो सेकंड पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन का, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड पार्ट में 2-3 दिन में ले आऊँगा या कल ही ले आऊँगा। लेकिन भाई हो चुका है 1 हफ़्ता उस पार्ट को पढ़े हुए और अभी तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई थी। तो यार उसको हम आज ख़त्म करने वाले हैं पूरा कोऑर्डिनेशन। अब हाँ, तुम कहोगे भाई उसके आगे के पार्ट से कंटिन्यू होगा। नहीं भाई, अब ये डायरेक्ट पार्ट कंटिन्यू होगा वहीं से जहाँ से स्टार्ट हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यार देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहीं से स्टार्ट, क्योंकि देखो मतलब ऐसा था ना कि जब वो तुम वीडियो देखोगे ना, जो जितने लोगों ने अभी देखी है, नहीं देखी है किसी ने, भाई देख लो जाके, अच्छी वीडियो है। एक बार तुमको कोऑर्डिनेशन बेसिक जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब समझो भाई मैंने स्टार्ट से क्यों कर रहा हूँ। स्टार्ट से इसलिए ना भाई, क्योंकि जब मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था तो मैं बीच से स्टार्ट कर दिया था। मैंने स्टार्टिंग नहीं किया था। स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगा था कि भाई उसमें ज़रूरत नहीं होगी किसी को, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बीच से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, पूरा स्टार्टिंग से लेना चाहिए। तो ऐसा है ना भाई, लैपटॉप में बैटरी नहीं है, वरना इसमें से कुछ PDF थे जो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला था। चलो कोई बात नहीं। तो अब ऐसा था ना भाई कि वहाँ से कुछ पार्ट अपन डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला था। तो ऐसा मतलब लगा मुझे कि नहीं यार, पूरा स्टार्टिंग से दिखाना चाहिए आपको। तो चलो भाई, पूरा स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेशन आज हम ख़त्म करने वाले हैं बिना किसी दुविधा के। तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। रुक जाओ यार, थोड़ा कैमरा फिक्स कर लूँ मैं, वीडियो तो लंबी पड़नी ही है। थोड़ा तुम लोग स्किप कर लेना यार, कैमरा फिक्स कर लूँ एक बार, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो अब क्या स्टार्ट करते हैं भाई। तो कोऑर्डिनेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अब तुमसे पूछूं कि मैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब 2 कोऑर्डिनेशन है भाई। कहते नहीं कि भाई तेरी मेरी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, मतलब क्या है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब तुम कहोगे यार डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन से डायरेक्ट बॉन्डिंग चला गया, बॉन्डिंग से आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जो एक बहुत बेकार सा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारा अच्छा चैप्टर, वो हम जरूर करेंगे और वो हम इसी हफ्ते करेंगे, जो कि शायद हो जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने तुम्हारे 2 मिनट 41, 42, 43, 44, 45, 46 सेकेंड खा लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का इंट्रो दे लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू। देखो, कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन। वाह 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 वाह, क्या बकवास की है मैंने। तो कोऑर्डिनेशन में सिंपली एक बात समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स और सिंपल स्टेबल सॉल्ट। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, स्टेबल सॉल्ट, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल सॉल्ट विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन सॉलिड एज वेल एज डिजॉल्वेबल इन स्टेट। वैसे ये नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाले बहुत हार्ड है, ये वाले सिर्फ बेस्ट पॉइंट के लिए मैंने नोट्स बना दिए थे। ठीक है, ये सिर्फ बेस्ट पॉइंट के नोट्स हैं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसी लेक्चर में मैं तुमको लास्ट में ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो समझा दूंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल ये हो गया। अब कोऑर्डिनेशन, ये बेस्ट नोट है, ये जो तुम्हें मिलेंगे, और वो भी मैं दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे बोल देना, मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड होता है, कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स में क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट क्या होता है, कैटायन और एनायन। अब तुम कहोगे यार कैटायन आयन क्या है, तुमने 10th में पढ़ा होगा ना भाई कि कैटायन क्या होता है। तुम सॉल्ट कैसे बनता है, कैटायन और एनायन से, है ना। तो एक बेस, और कैटायन हमेशा बेस होता है और एनायन हमेशा एसिड होता है। तो कैटायन सिंपल सॉल्ट, अब इसमें सबसे सॉल्ट में 2 इसके प्री डिफरेंशिएशन होता है, मतलब प्री डिफरेंशिएशन होता है इनका, डिफरेंशिएशन। भाई तुमने से बताओ कितने यहाँ पे मैथ वाले हैं, कितने यहाँ पे फिजिक्स वाले हैं। ठीक है, सॉरी भाई, कितने यहाँ पे बायो वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, कैटायन होता है एक टाइप का, एक एनायन होता है। सिंपल क्या समझ रहे हो यार, वो लड़की सिंपल है, मतलब क्या, मेकअप नहीं करती है, बस सिंपल। तो ये सिंपल सॉल्ट होता है। अब इसके एग्जांपल ले लो, जैसे ये तो नहीं होगा। अब सिंपल हम वो नहीं पढ़ते थे, Na+Cl गेट्स आउट NaCl, है ना, वही सिंपल। ठीक है, तो वही है हमारा सिंपल सॉल्ट। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मॉलिक्यूलर सॉल्ट, मॉलिक्यूलर एडिशन ऑफ
कंपाउंड्स, ठीक है। आइदर मोर देन वन कैटायन और एनायन और मोर देन एनायन, या तो एक से ज़्यादा एनायन या तो एक से ज़्यादा कैटायन या तो दोनों ही ज़्यादा, तो वो क्या बन जाता है हमारा मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स। तो इसमें भी दो इसके वो होते हैं, इसकी जो टाइप होते हैं वो होते हैं, पहला डबल सॉल्ट, दूसरा होता है कंपाउंड सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होता है, गिव टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन। डबल सॉल्ट समझ लो भाई, सिंपल सा है, अपने टेस्ट देगा सारे आयन्स के बारे में भाई, वो अपने सारे बताएगा कि मैं कौन सा आयन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और इट लॉस इन इट्स आइडेंटिटी। वो जब कंपाउंड बन जाता है ना तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। बट यार अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डू नॉट गिव अ टेस्ट ऑफ इट्स आयन। वो अपने आयन्स का अपना खुद का टेस्ट नहीं देता है, वो कहता है भाड़ में जाओ, मुझे नहीं पता, मैं जितना चाहता हूँ मैं उतना ही बताने वाला हूँ। इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी ज़रूर से ज़रूर रिटेन कर लेते हैं। लेकिन कौन, कॉम्प्लेक्स वाले क्या करते हैं भाई, अगर वो उन्होंने तुमको 2 रुपया दिया है ना तो वो तुमसे आखिरी में 2 रुपया ले लेंगे और उनको चाहिए होगा तो वो रिटेन कर लेते हैं। तो अब इसका जैसे KCN प्लस FeCN2, ये देखो एक को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, FeCN2 ये बनाता है और प्लस 4KCN, ये हमारा एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स बोलते हैं, बट इसको हम इनडायरेक्टली इन शॉर्ट हम इसको कॉम्प्लेक्स ही बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लो डबल सॉल्ट के, तो डबल सॉल्ट के जैसे पोटाश एलम वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट का जैसे पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 324H2O। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस भाई, थोड़ा सा ज़्यादा है मुझे पता है, बट थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये क्या है ये हमारा पोटाश एलम का फॉर्मूला है, ठीक है। K+SO4 -2 Al3 प्लस, ये इसमें से क्या है ना भाई, इसमें से सारे टेस्टिंग नहीं दे रहे हैं। अब एक बात समझो कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये पूरा है तो इसमें से पूरे ये टेस्टिंग दे रहे होंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है भाई, इसमें से सारे टेस्टिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें से सारे टेस्टिंग नहीं दे रहे हैं, इसमें से टेस्टिंग कौन कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है Al3, यही सिर्फ हमारा टेस्टिंग देता है, बाकी ये हमारा K4 K प्लस नहीं देगा, SO4 2 माइनस नहीं देगा। अब 2 माइनस कहाँ से आया, ये इस पे 3 है, ये 1 और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे FeCN2 + 4 KCN। अब इसमें क्या होता है, Fe2 + CN - K4, ये हमारे कुछ 3 एलिमेंट या फिर हम बोले मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसमें से ये नेगेटिव चार्ज देगा, मतलब ये टेस्ट देगा, इट only gives K4 test, they do not gives Fe2 plus and CN- test। अब इसमें से भाई टेस्ट कौन देगा, सिर्फ Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस ही देगा। और भाई तुमको बता दूं Fe2 प्लस वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे होता है, ठीक है। ये मैंने एक हमें में बात बता दी तुमको। अब जैसे बात कर लें कि एक होता है कैरेडीन K4 FeCN KCl MgCl2 6H2O, ये भी हमारा क्या होता है, इसमें से हमारा K प्लस ही इसमें देता है, बाकी MgCl नहीं देता है। और फिर दूसरा मोहर सॉल्ट में क्या होता है, मोहर सॉल्ट में NH4 और SO4 और 6H2O, इसमें से इतना पार्ट ही होता है और उसमें से भी Fe2 माइनस ही देता है। अब इतना हो गया यार, देखो तो आगे बात करें तो इसमें हम आगे बात करते हैं तो इसमें आगे आ जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के भी प्री एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में 2 होते हैं, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुमसे बोलूँ भाई वो लौंडा परफेक्ट है, पढ़ाई में परफेक्ट है, गेमिंग में परफेक्ट है, या क्रिकेट खेलने में परफेक्ट है, तो परफेक्ट क्या मतलब, स्टेबल है, अपनी जगह पे स्टेबलाइज्ड है, अच्छा काम कर रहा है। तो वही कंपाउंड में भी सेम होता है, जैसे हम बात करें स्टेबल होंगे और वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या K2CuCN4 और इसमें क्या होता है K2CdCN4। अब इसमें एक इसका समझ लो कि 2K2 + CD2 + 4CN, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। फिर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे CuSO4
4NH3 ये क्या होता है, इसमें H2O से ट्रीट करते हैं, तो इसमें क्या होता है ये भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का। क्यों? क्योंकि भाई ये इसमें से मैंने इसको क्यों लिखा है ना, इसके पीछे जब तुम नोट्स खोलोगे, नोट्स मेरे देखोगे, तो उसमें तुम्हें ये दिखेगा, होप तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो ये वाला कुछ दिखेगा, ये दिख रहा है भाई, ये मैंने जूम कर दिया है, ये दिखेगा, ठीक है। तो अब तुम समझो भाई ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा तुम्हें बताने के लिए कि अंबुजा सीमेंट होता है ये K4Fe NO6 अंबुजा सीमेंट। ये इतना स्टेबल है, कि इसको तोड़ना नामुमकिन सा होता है, ठीक है। तोड़ सकते हैं इसे। इसका नेम अगर हम ये CuSO4.4NH3 का नेम पढ़ें तो ये होता है टेट्राएमाइड क्यूपे 3 सल्फेट। अब तुम पूछोगे भाई नेमिंग, तो भाई तुम टेंशन मत लो, नेमिंग का मैं देख लूँगा, एट दी एंड में तुम्हें नेमिंग बताऊँगा सबकी भाई कि नेमिंग कैसे करते हैं। अब आ जाओ भाई, अब एक बिल्कुल तगड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं हम। अब हाँ, ये स्टार्टिंग का तुम्हें बहुत कम दिख रहा होगा, तो ये कुछ मैं ऐसे दिखा देता हूँ तुमको। तो अब समझो भाई कि ये K4Fe इसमें क्या होता है भाई कि ये इसका जो ये, अब हम इसमें बताते हैं कि तुम्हें इन पार्ट्स को कहते क्या है, कैसे कैसे अरेंज करते हैं और इनको कहते क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है ये 6, तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे आगे है, तो क्योंकि यही आ गया है, तो इसको हम कहते हैं काउंटर आयन इसको, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो बीच का एटम होता है, इस बीच का एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल और सेंट्रल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम बोलते हैं। और ये और क्या बोल सकते हैं, ये हाँ, ये वाले को हम बोलते हैं सेंट्रल CN। अब ये जो CN है ना हमारा, ये हमारा लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये 6 जो है हमारा, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और इसको जो टोटल को हम जो नाम देते हैं ना, वो बोलते हैं हम इसको कोऑर्डिनेशन। तो इतना किसको भाई क्लियर है, किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे हम। हाँ भाई, तो मैं पानी लेने चला गया, प्यास लग गई थी मेरे को बहुत तेज। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें सेंट्रल मेटल और सेंट्रल आयन की। तो उसमें सबसे पहले होता है वैकेंट ऑर्बिटल जेड। अब इसमें कुछ चीज़ें समझो, जैसे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल, अब वैकेंट ऑर्बिटल का ना सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए और आयन होने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे तुम्हें आयोडीन बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होंगी कि तुम नोट्स कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तभी तुम एक आयोडीन बन सकते हो। तो वैसे ही सेंट्रल मेटल होने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड होती हैं, कुछ बनने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड होती हैं, जो कि कुछ ऐसी हैं कि अगर तुमको इसमें सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, Z+ सिक्योरिटी होनी चाहिए, मजाक कर रहा हूँ भाई, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और चार्ज जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे Fe का तुम एक चीज़ समझो, जो साइज़ होता है ना भाई, बहुत छोटा होता है, आयरन बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अब तुम ऐसे बोलोगे भाई Fe का साइज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, बट वाटर में बात कर रहे हैं ना, वाटर में जो उसका वो बनता है ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके बनता है, ऐसे हार्ड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं आगे, डैट मेटल कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, यही केवल कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकते हैं। अब जैसे पॉइंट समझ लो, ग्रुप 1 चार्ज +1, पीरियोडिक साइज मैक्स होता है इनका, तो दे डू नॉट मेक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ अ सेंट्रल मेटल। आप समझो भाई, ग्रुप 1 में जो जिसके चार्ज 1 होता है, अब सुनो भाई, वो इकलौता बंदा है, उसके पास चार्ज 1 है, उसके पास स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, उसके पास जेड इफेक्टिव बहुत कम है, साइज छोटी है, एक चीज़ अच्छी है,
चार्ज है ही नहीं, ना के बराबर है, एक चार्ज है, ठीक है। और वैकेंट ऑर्बिटल वो तो बचे ही नहीं भाई, तो वो चार्ज, वो भैया मेटल कैसे बन सकता है, वो भी सेंट्रल पे भाई। सेंट्रल मेटल इज जस्ट लाइक अ हिटलर बॉस, और वो तभी हो सकता है ना जब वो खुद अच्छा हो, तो ये खुद ही अच्छा नहीं है। और समझो DNF ब्लॉक एलिमेंट जैसे Be2+ Mg2+ Ca2+, यही केवल कोऑर्डिनेशन मेटल बनाते हैं, ये DNF ब्लॉक के। ये भी याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। DNF ब्लॉक के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड की बात करते हैं हम यहाँ से। आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पे आ जाते हैं। MAL लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब समझो क्लासिकल लिगेंड क्या होता है। क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, जो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन वापस करते हैं। लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को, ये सेंट्रल मेटल हो गया तुम्हारा, इसने कहा कि भैया मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, नहीं भाई आप रख लो वापस, आप रख लो। यही होते हैं हमारे सेंट्रल मेटल, ठीक है। सेंट्रल मेटल यही होते हैं। अब आगे समझो। अब दूसरा जो होता है लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, मेटल को। अब दूसरा आता है टी एसिडिक लिगेंड और पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर क्या होता है कि भैया दे तो रहे हैं लेकिन वापस मांग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जस्ट लाइक तुम्हारे घर में बुआ जी आती हैं और बुआ जी तुमको 100 रुपये निकाल के देती हैं, और तुम्हारी मम्मी उस 100 रुपये को छीनती हैं और वही 100 रुपये दंड से तुम उनके लड़के को दे देती हैं, तुम्हारे जो भी भाई लगेगा, तुमसे बड़ा या छोटा। तो एक तरफ से पैसा आया तुम्हारे हाथ में, तुम खुशी हुए कि आज चटर मटर खाएंगे, आज चाट खाएंगे, आज छोले भटूरे खाएंगे, और देन वो एक सेकंड में खुशी, पल से जो छूटे कोई तन से जो छूटे कोई कपड़ा, ऐसे करके सॉन्ग है, वो तुम्हारे साथ हो गया, ठीक है। तो लिगेंड ने मेटल को दिया तो, लेकिन मेटल ने मेटल से वापस भी छीन लिया। वही है जैसे CO, NO एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अब दूसरा हम जो इसमें क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो ये हम तुमको थोड़ा सा मॉड्यूल से पढ़ा देते हैं। तो भाई डू नॉट प्रमोशन आकाश की है, मुझे पता है काफ़ी लौंडे बोलेंगे भाई आकाश से हो, भाई आकाश से हो। हाँ भाई आकाश से हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे हम यहाँ पे तुमको बता देते हैं जो मैंने तुमको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की थी, जैसे ये कोऑर्डिनेशन, ये हो गया होगा कोऑर्डिनेशन ट्री और कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन एटम, ये भाई तुम पढ़ लेना, ये बहुत ईजी, इसमें कुछ नहीं है। हम तुमको लिगेंड थोड़ा सा बता देते हैं। तो लिगेंड क्या होता है, डोनर एटम और अ मॉलिक्यूल और आयंस विच डोनेट द लोन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। अब जैसे तुमने 11th में बहुत नए हो गए तो तुमने एक टर्म पढ़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या फिर तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ा होगा, वो तो 10 जगह पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ा होगा। तो वो क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा हुआ है ना। तो वैसे ही ये लिगेंड देते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं। अब हम कहाँ पे थे, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, तुम्हें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं, ये पढ़ लेना भाई। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है, ये भी समझ ही गए होगे तुम। और इसका होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स हो गए, ये भी पढ़ लेना। कोऑर्डिनेशन, और ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे है मैं बता दूंगा HSAB प्रिंसिपल, ये वाला मैं अभी इसको ख़त्म करूँगा, सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग के लिए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर। चलो यार अभी ख़त्म कर लेते हैं ना इसको, इतना क्यों सोचना, लास्ट में बहुत चीज़ें हम लास्ट में छोड़ते जा रहे हैं। मैं वाइट ये ले लेता हूँ, मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, ठीक है। तो HSAB प्रिंसिपल क्या करता है, अ पार्टिकल मेटल और आयंस हैज़ अ स्फेरिकल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अ पर्टिकुलर लिगेंड। अ पर्टिकुलर, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पर्टिकुलर मेटल, एक पर्टिकुलर मेटल और आयन स्पेशल टेंडेंसी, उनके पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है, तो कॉम्प्लेक्स विच पर्टिकुलरली लिगेंड, जो पर्टिकुलर लिगेंड होता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय HSBC और हार्डर एंड
सॉफ्टर एसिड होते हैं। मेटल्स और देयर आर आयंस हु क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, सॉफ्ट और हार्ड होते हैं, ठीक है। लिगेंड आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज सॉफ्ट और बेस हार्ड, ठीक है। अब जैसे इसमें एक नोट है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट मेटल और प्योरीफाई सॉफ्ट बेस आर एंड हार्ड मेटल प्रेफर हार्ड बेस। अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो सॉफ्ट मेटल होते हैं वो एक अच्छे बेस की तरह होते हैं, और जो एक हार्ड मेटल होते हैं वो एक हार्ड बेस की तरह एक अच्छे होते हैं। मेटल की बात किया, प्लीज़ नोट मेटल, ठीक है। अब जैसे इसमें तुम पढ़ लेना यार, इसमें कुछ है मेटल्स के बारे में बताया गया है कि देखो जैसे ये लिखा है Li B2+ Sc3+ L3+ Ce4+, ठीक है। तो ये तुम देख लेना अपने हिसाब से, है ना। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ द लिगेंड, जो अभी हमने हेडिंग लिखी थी। इसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ने जा रहे हैं ये आयनिक लिगेंड। आयनिक लिगेंड तुम सिंपली समझ लो, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और Fe- Cl- Cl- जितने भी हैं वो हमारे क्या होते हैं भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो हो, जो भी बोलते हैं भाई पंजाबी में, मतलब उसमें। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे पास न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल अनचार्ज होते हैं, अनचार्ज मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, CO NH3 NH2O, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैटायनिक आयन। अब देखो जैसे एनायन नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, ऐसे समझ सकते हो तुम, डायरेक्ट याद कर सकते हो, NO+ N2+, ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें एक और पढ़ लो, जैसे इसमें C6H6 भी होता है, C5H6N+ हो गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। अब डेंसिटी के ऊपर दूसरा टाइप हो गया हमारा। तो डेंसिटी इट इज द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बाय द वन लिगेंड। अब इसमें क्या है, मोनोडेंटेट क्या समझ रहे हो, डेंटेट का मतलब क्या समझते हो, मुझे ये सिंपल बताओ। डेंटेट का मतलब दांत, तो ठीक है। मोनोडेंटेट क्या है, मोनोडेंटेट कुछ नहीं है, इस सिंगल डोनर होते हैं, जैसे H2O NH3 NH2 डैश NH3, ऐसे कॉल्ड सिंगल डोनर, ठीक है। अब इसमें एक में हेडिंग जैसे, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा एग्जांपल है नहीं। अब सेकंड पे आ जाते हैं। अब देखो यार, मैं तुमको डेंसिटी से एक सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। इसको ना एक बेसिक वे में तुम याद कर सकते हो। अब कहोगे भाई बेसिक वे क्या होता है, अब बेसिक वे ये है भाई, तुम्हारा ईजीएस्ट वे ये है कि तुमसे जब भी इसकी बात हो ना कि भाई लिगेंड के वो क्या है, डेंसिटी क्या है लिगेंड की, या फिर बेसिस की बात करें, तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन ने कितने तीर मारे हैं, वही है इसका हमारा लिगेंड, लिगेंड ने कितने तीर मारे हैं, ठीक है, वही हमारा डेंसिटी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं बाइडेंटेट की। बाइडेंटेट की 2 साइड होते हैं डोनर में, ठीक है। बाइडेंटेट में 2 साइड डोनर होते हैं, यूज साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे यूज हो रहे होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, पढ़ लेना भाई, ठीक है, देख लेना एक बार स्ट्रक्चर देख लेना। पॉलीडेंटेट सिंगल लिगेंड हैविंग अ सेवरल डोनर एटम्स, EDTA सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और तुम्हें बता दूं कि इसमें लेड पॉइजनिंग में जो बढ़िया तरीके से यूज़ होता है, जो कि एक बहुत मस्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पूछा जा चुका है मेरे AITS में। AITS जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ के UT में, स्कूल में, बोर्ड्स में। देखो मैं ड्रॉपर नहीं हूँ, पहली बात तो मैं भी तुम्हारी तरह 12th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बोर्ड्स में और JEE में 1-2 बार पूछा गया है, और एडवांस में बहुत पहले इसकी थोड़ी सी रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाई, ठीक है, समझ गया ना यार। तो EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इथालीन डायमीन ट्राई एसीटेट इसका पूरा नाम होता है। तो अब इसका कुछ चीज़ें मैं तुमको बता दूं, जैसे इसमें है एक RBI लिख लो, मोर देन थ्री होते हैं इसमें, ठीक है, पॉलीडेंटेट में। अब देखो बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म रिंग विथ MN रिंग,
चिलेटिंग रिंग, जिसे हम चिलेटिंग रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो कि 5-6 की होती है। अब मैं तुम्हें यहीं पे एक बहुत अच्छा पॉइंट बता देता हूँ कि रिंग हमेशा 5 नहीं, 5 से 4 से ऊपर वाले ही बनाएंगे, 4 से नीचे वाले रिंग नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, सोचो कि 4 से नीचे वाले रिंग क्यों नहीं बनाएंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। हाय सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया भाई, सोच लिया, सोच लिया। अबे भाई आंसर सामने लिखा था। हाँ, अब ये कह दो कि भाई तुमने जूम करके रखा तो हमें दिख नहीं रहा। तो आंसर है ये, देखो 4-3-2-1 रिंग डू नॉट फॉर्म ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अब मेरे भाई एक बात बता, जब 2-3 एंगल होंगे, 2-3 और 3-4 की रिंग होगी तो उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, मतलब वो ऐसे बनेगा। और एक ऐसे ऐसे मतलब एक ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा अंजुम करता हूँ, वो कुछ ऐसे 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 बनेगा, जो कि उसमें एंगल स्ट्रेन, सॉरी, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। हाई तो वो रिंग नहीं बना पाएंगे। हाई तो आगे बढ़ते हैं भाई, मज़ा आ रही कि नहीं भाई, ठीक है। अब ये पढ़ लो, जैसे इसमें ग्लाइसिनेट का एक एग्जांपल होता है जिसको हम ग्लाइक बोलते हैं, और ये कुछ उसका ऐसा एग्जांपल होता है जो डोनर साइड क्या होगी, इसमें ऑक्सीजन और इसमें एन, ये डोनर साइड होती है, डीएमजी फॉर्म करते हैं। डीएमजी भी वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पूछा जाता है। डीएमजी तुमको दिखा नहीं, मैं तुमको फिर से दिखा देता हूँ। डीएमजी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। जल्दी जल्दी अब ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी वन शॉट की तरह पढ़ते हैं इसको, जैसे हम अभी तक पढ़ते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन में कुछ कुछ देख लेंगे। CH3C डबल बॉन्ड N, और ये ऑक्सीजन माइनस, और ये इसमें डोनर साइड दोनों टाइप नाइट्रोजन हो गई, ये हमने तुमको RBI बता दिया। एम्बिडेंटेट क्या होता है? एम्बिडेंटेट कुछ नहीं भाई, एम्बिडेंटेट बाइंड थ्रू 2 और डिफरेंट एटम, 2 एटम से बाइंड होते हैं, और इसकी एक लिगेंड सिर्फ एक टाइम पे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेवरल एटम यहाँ पे डोनर साइड होती है, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस है मेजर, और ये पूछा जाता है इसको एक बार बोर्ड्स ने शायद मेरे सामने तो नहीं, एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, उसमें ये इन दोनों का डिफरेंस दिया था कोऑर्डिनेशन से लेके 12th के बोर्ड्स का पेपर देख रहा था, ठीक है। तो डोनर साइड इसमें डोनर साइड अवेलेबल हो, बट एट अ वन टाइम, एक टाइम पे एक ही, मतलब तुम्हारी क्लास में होता नहीं है कि ऐसे भाई कोई, जैसे तुम्हारे स्कूल में पीटीएम है ना, लेकिन तुम्हारी उस दिन क्लास है तुम लोगों की और जूनियर्स की पीटीएम है, तो तुम्हारे स्कूल को सभ्य दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, तुम्हारी क्लास से एक टाइम पे एक ही लौंडा निकलता है। क्यों? क्योंकि लौंडे बाहर निकलेंगे, और लौंडे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुल्लड़, और लिंच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुल्लड़। तो ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलके के बनाते हैं, और के में सिर्फ हुल्लड़पना होता है, तो यहाँ से सिर्फ हुल्लड़पना निकलता है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सीडेंटेड आ जाता है, EDTA इसमें एग्जांपल होता है, और यहाँ पे अगर तुम देखो वेरी डेंसिटी दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल है। एक टाइम पे कितने एटम निकलने हैं वो यहाँ पे डिपेंड करेगा, किससे बोलो, किससे डिपेंड करेगा, अरे जल्दी बोलो। वो डिपेंड करेगा कि भैया उसकी जो एटम सामने खड़ा है, जो बंदा सामने खड़ा है, उस बंदे की डेंसिटी क्या होता है, सॉरी तुमको दिखा नहीं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी भाई, इसकी समझ रहे हो। तो इसमें एक और बात ऊपर पढ़ लो जो कि RBI की तरह है तुम्हारे लिए, दे कैन एक्ट एज बोथ एट द मोनोडेंटेड एंड डाइडेंटेड, क्योंकि भैया देखो इसमें सिर्फ 2 साइडें होती हैं, और 2 साइडें हैं तो 2 मतलब 2, कोई भी एक टाइम पे एक जा सकता है, और ऑन द बेसिस ऑन द अल्फा बीटा गामा। लेकिन तुम लिख के रख लो जो ये वाला टॉपिक है, हाँ भाई थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, ये वाला कभी पूछा नहीं जाता। अब लिस्ट ऑफ द लिगेंड यार ये रहा, तो लिस्ट ऑफ द लिगेंड ना मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा एक एक करके मैं नहीं बता सकता तुमको, तो तुम उसको ना पढ़ लेना भाई,
मैं तुमको मैं तुमको वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। आकाश का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, बोलो तथास्तु। हम कहाँ पे थे, तो अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ द, ये रहा, तो द नंबर ऑफ द 5 मेंबर रिंग्स फॉर्म बाय द NiDMG2 इज X एंड द नंबर ऑफ द 6 मेंबर फॉर्म बाय द इज Y। तो Ni+2 + DMG इज इक्वल टू ING। तो अब इसमें एक चीज़ ना भाई, तुम्हें ये क्वेश्चन ना दिमाग से सोचना होगा, बहुत दिमाग लगेगा, क्योंकि मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन किया था तो मैंने बहुत हवे हवे में निकाल दिया था। मैंने कहा था यार हो ही जाएगा, ऐसा क्या है। देख रहे हो भाई, इतना पढ़ना है, इतना मजाक में मत लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। तो CN3C डबल बॉन्ड N और ये OH और ये H और यहाँ से H, ये यहाँ पे N आएगा, डबल बॉन्ड C। देखो इसका सिंपल स्ट्रक्चर दो हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पे OH H, यहाँ पे O और C, यहाँ पे एक दो चार हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बात समझो, यहाँ पे बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन ये बॉन्डिंग ना सेंट्रल एटम पे ये बॉन्डिंग कब होगी, ये जो OH बॉन्डिंग तुम देख रहे हो, और OH बॉन्डिंग से एक चीज याद आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें जिसको भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना नहीं आता था ना, जेई घुमा देता है यहाँ पे और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये, इसकी मैं तुमको डेट बता देता हूँ ये क्वेश्चन की। ये जेई में 2019 का सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है ये, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें सिर्फ 12% लौंडे इसको सही करके आए थे, क्योंकि हर किसी को H बॉन्डिंग याद ही नहीं थी। सब पहली बार स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने भी यही ऐसी सोच के बना दिया कि भाई इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, H बॉन्डिंग की ही नहीं, ऐसे बना ही नहीं स्ट्रक्चर, और गलत हो गया, ठीक है। रोज रेड कलर का होता है और ये पूछा जाता है। नंबर ऑफ 6 मेंबरिंग 2 आया, नंबर ऑफ 5 मेंबरिंग 2 आया। तो अब ये नहीं पूछा है तुमसे कि x + y बता दो, x कितने होंगे y कितने होंगे, नहीं, x + y भी नहीं पूछा है, x + y का होल स्क्वायर पूछा है, और 16। और मैं तुम्हें बताऊं भाई, आधे लौंडे ने यहाँ तक निकाल भी लिया था। कुछ इसमें से 1% लौंडों ने गलती किसमें की पता है, 8 लगा के इसलिए है। वहाँ पे तुम्हें आंसर 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा और 16 भी मिलेगा। फुल कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। अब सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर के कुछ बात कर लेते हैं आगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर का जैसे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। जनरली फिक्स फॉर CNA, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर एटम, ठीक है। CMA हो गया यहाँ पे, सॉरी CMA, ठीक है। अब CMA की बात कर लेते हैं। CMA और Cl, CO2+ का 4 6 होता है, CO3 का 6 होता है, Fe2+ का 4 6 होता है, Al3 का 6 होता है, Fe+3 का 6 होता है, Ni2+ का 4 और 6 होता है, और Mg2+ का 2 होता है, Cu2+ का 4 होता है, Au+ का 2 होता है, और ये जो लास्ट के हैं ना Au, At, Pt, इन सबका +3 +2 +4 है, इनका 4 4 6 होता है, और Cu+3 का 6 होता है इन एक्वस रीजन। अब इसमें एक क्वेश्चन है आता है जैसे ऑक्सीडेशन चार्ज और CMA। तो CMA का अब हम इसमें यहाँ से निकालना सीखेंगे, जैसे यूज़ ऑफ EDTA। भाई तुम्हें लग रहा होगा ना कोने में लिखा है और इतना इजी है, इसको क्यों पढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं भाई, ये कोने में से एक बार, एक नहीं शायद 2 बार जेईई मेंस, पता नहीं कितनी बार बोर्ड, बहुत बार। अगर तुम आकाश में हो तो इसी यूटी में, AITS में, यहाँ तक आकाश के एडवांस AITS में मैंने एक इसका क्वेश्चन देखा है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको डायरेक्ट याद कर लो। PD लेड पॉइजनिंग को रिमूवल में हेल्प होता है, लेड पॉइजनिंग में रिमूविंग में हेल्प होता है। ये मैं तुम्हें दूसरी बार याद दिला रहा हूँ, दूसरी नहीं शायद तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, और एस्टिमेशन ऑफ Ca2+ और SMG2+ का वर्क करता है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और बात करते हैं
इन क्वेश्चन पे। तो ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है और इसका कोऑर्डिनेट CO N3 3Cl, और इसका हम सबसे पहली बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम CO हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारा दूसरा इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ये हमारे पास 3, इसका 3 होता है, ये 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ से बात कर लेते हैं x 0 3 इंटू 1 -1 इंटू 3। देखो यार, जो एक ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो है ना, ये थोड़ी सी ना ऐसे बहुत इजी नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और इसके कुछ रूल हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा तुमको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा इजी कर दूंगा मैं निकालना। आइसोमेरिज्म भी कर रहे हैं भाई, रुक जाओ, आइसोमेरिज्म भी बढ़िया तरीके से निपटाएंगे, तुम्हारा टेंशन मत लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर है ना, दो चीज़ों में समझ लो। पहले तो एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। लिगेंड के लिए हम बात कर रहे हैं केवल, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का विधिवत तरीका। तो अब देखो, जैसे Fe, इसमें एनायनिक में क्या, Fe -Cl -Br -I -O CO3 -2 SO4 -2 OH He3 COO CN C2O4 -O2 H NO3 बस, याद हो गया, समझ गए। और न्यूट्रल में क्या होता है, H2NH3CO नाइट्रेलियस और ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। भाई अगर तुम ये याद कर सकते हो ना, ये वाले एलिमेंट नहीं, ये तो नहीं होंगे, लिख के रख लो। तुमसे बहुत रेयर बंदे होंगे जो इसको भी चाट जाएंगे, रट लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है कि याद हो जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या, इसमें समझो कि इसकी ये H2O NH3CO NO इनकी ना ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब हम पहले की बात कर लेते हैं, K4 + 4 FeCN6 + 6, यहाँ पे -6, यहाँ पे -4। इसका क्या होता है कि यहाँ पे +6 था, तो यहाँ पे कितना स्टेबिलिटी के लिए आएगा, -6, यहाँ पे 4, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे -4 आ गया। ये भैया हमारा क्या बन गया, x -6 -4, x -6 -4, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई हमको बताओ दो, ठीक। अब यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं NiCO4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने तुमको क्या बताया था कि NaCO जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तुम्हें याद है कि नहीं है। तो इसका ना ये 0 हो गया। और AgNH3, अब इसमें भी एक चीज़ देखो, Cl- यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि स्टेबलाइज करना है इसको। और Ag इसका +1 होता है। Ag का +1 कैसे होता है भैया, मुझे बताओ। Ag का +1 याद है भैया, Ag कितने में, यहाँ पे डी है इसका, वो करो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 1 बचते हैं, NH3 2, और ये इसका 0 होता है, बस ऐसे निकाल लो। चलो भाई, होप सो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर खत्म सही से समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नहीं, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है, जो ये कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। हाँ भाई, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और अब इस चैप्टर का हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द JEE मेंस फेवरेट टॉपिक, दैट इज IPSC नोमेनक्लेचर। तो होप सो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं IPSC नोमेनक्लेचर। देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी मैं दिखा के निकल जाऊंगा। बाकी तुम क्वेश्चन कर सकते हो यूट्यूब से ना, थोड़ा सा और देख लेना इसकी वीडियो, जो कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन दे दूंगा कि तुम आराम से कर लोगे। ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम को, वहाँ पे तुम्हें ये हैंड रिटन नोट्स, ये मॉड्यूल के नोट्स, और साथ ही साथ हाँ भाई, साथ ही साथ तुम्हें और कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम
देख सकते हो। जैसे इसमें कुछ मैं रूल बता देता हूँ। कैटायन आर नेम फर्स्ट फॉलोइंग बाय एनायन। कैटायन जो है वो हमेशा फर्स्ट नेम किया जाएगा, ठीक है। फिर रूल इन मॉड्यूल, जो कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं तुमको दे देता हूँ भाई। तुम कोई भी बुक, तुमने बुक तो ली ही होगी, मॉड्यूल भी खरीदी ही होगी, तो उसमें तुमको वहाँ के रूल मिल जाएंगे। नॉर्मल IPSC नेमिंग के रूल तुम्हें मिल जाएंगे शायद एकदम लास्ट में। 1 मिनट रुक जाओ बेबी, कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन 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 डाउन। पता नहीं कहाँ पे है और मुझे मिल नहीं रहा। ये रहा, ये तुम कर लेना अपने आप से, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा? भाग। हाई, तुम्हें पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। तुमने इस वीडियो में अपना कितना 40 मिनट 50 52 53 और 56 सेकेंड बर्बाद किए हैं। हाँ, तो तुम डिजर्व करते हो कि मैं तुम्हें इसकी पूरा समझाऊं। तो समझो। नंबर ऑफ द लिगेंड, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ द लिगेंड, फिर नेम ऑफ द लिगेंड, फिर नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, और लास्ट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर। बस यही होता है। तो एक बार फिर से तुमको ईजीएस्ट वे में समझाता हूँ। थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं हम इसको। तुम्हें अब दिख रहा होगा नंबर ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ द लिगेंड और नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, और नंबर ऑफ द लिगेंड और नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर, ठीक है। अब ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा, इट काउंटेड, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ समझ लो, जैसे इसमें 1 है तो इसको मोनो लिखेंगे, 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ये हम पहले लिखते थे, पहली बात। तो अब इसमें नहीं लिखना है। इसमें क्या होता है, अगर ये पहले से नेम में पहले से ऑलरेडी दिया हो तो उसमें क्या लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे, 1 को तो हम तो मोनो ही लिख देंगे, 2 को हम लिखेंगे बिस, 3 को लिखेंगे ट्रिस, और 4 को लिखेंगे ट्रांस ना ट्राई किस। अब ये वो वाला किस नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये दूसरा किस है जो तुम समझ रहे नहीं समझ पा रहे हो। अब हम 5 को लिखते हैं पेंटा, लेकिन जब हम इसमें होंगे एक ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो नाम ऑलरेडी दिया होगा तो हम उसमें लिखेंगे पेंटाकिस, और लास्ट वाला होता है 7, उसको हम लिखते हैं हेक्सा, लेकिन इसमें लिखेंगे हम हेक्सा किस, बोलो किस, बोलो ट्रिस। तो देखो भाई, एक बार बहुत तगड़ा रिकैप देते हैं तुमको फटाक से। डाई होगा तो बेस, अगर ऑलरेडी नेम गिवन है तभी लिखेंगे, और 2 होगा तो डाई होगा तो बेस, ट्राई होगा ट्रिस, टेट्रा होगा तो टेराकिस, उसके बाद हो जाता है पेंटा का पेंटाकिस, हेक्सा का हेक्साकिस। भाई KIS लगा देना है, KISS वाला किस नहीं है, ये KIS वाला किस है, हाई। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उसके साथ एज इट इज़ जो लिखा है वो लिख देंगे, अगर वो निगेटिव हुआ तो हम उसमें क्या लिखेंगे, एंड में 8 लगा के लिख देंगे। अब इफ़ द लिगेंड इज ऑलरेडी कंटेन्स डाई ट्राई इन द देयर नेम, ये हम तब लिखते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले समझेंगे कि अब हमारे पास एक और नया तरीका आ चुका है जिसको हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ द लिगेंड कैसे लिखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एंड में बस इम लगा देंगे, IUM ऐड कर देंगे, और अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो क्या बनाए हैं, 8 लगा देंगे, 8 है तो एटो लगा देंगे, 8 है तो आइटो लगा देंगे, आइड है तो आइडो लगा देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिगेंड की ट्रांस का तरह कम करके तब उसका IPSC नेम उसके लिगेंड का नेम होता है। लिगेंड की तरह काम करे तो उसका IPSC नेम उसका, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिगेंड की तरह काम करे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम जानते हो ना क्या होता है। हाँ, जो तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका जो रियल नेम होता है वही हमारा लिगेंड के नेम की तरह यूज हो जाता है। और जैसे EN क्या होता है, एनाइन 1 डाई 2 डाई अमीन, ये हो गया। अब जैसे आगे तुम समझो, फिर
न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम प्रोवाइडेड एक्सेप्टेड H2O एक्वस। ये भाई कॉमन नेम है जो कि तुम्हें एक हिसाब से आने चाहिए, ठीक है। जैसे सॉरी तुमको दिखाने हुआ, ये रहा कॉमन नेम में क्या होता है, जैसे H2O है तो एक्वस हो जाएगा, NH3 है तो एमाइन हो जाएगा, CO है तो कार्बोनिल हो जाएगा, NO है तो फिर नाइट्रोस हो जाएगा, नाइट्रोस हो जाएगा, ठीक है। CAM है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव न्यूट्रल पार्ट हो जाएगा। Fe आयरन, ठीक है। जैसे इसमें कुछ कुछ मेटल है, जैसे Fe है आयरन है तो आयरन का कॉमन नेम का पॉजिटिव है तो न्यूट्रल है, डायरेक्ट नाम लिख दो। लेकिन अगर निगेटिव है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फेरेट लिख देते हैं। देखो अब तुम यहाँ से ये चीज़ समझोगे कि जो यहाँ पे था ना फेरेट था ना, तो फेरेटो हो जाएगा। आई फेराइट है, आइट है तो आइटो हो जाएगा। आई आई अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कॉम्बिनेशन में लिख रहा था, थोड़ा सा अभी तो मैं नीचे गिर गया था भाइयों। तुमको कुछ भूकंप जैसा लगा होगा, भूकंप जैसा नहीं, मेरी हरकतें हैं वो, ठीक है। तो अब CR का होता है क्रोमीन, तो क्रोमेट लिख देते हैं। क्रोमीन IUM है तो एटो लगा देंगे। सिल्वर है तो नहीं, सिल्वर है तो अच्छा सिल्वर का वो होता है आर्गेनेट हो जाएगा। निकल का है तो निकलेट हो जाएगा। गोल्ड है तो आर्यूरेट हो जाएगा। जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। मरकरी है तो मर्क्यूरेट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा दम है तो मेरे को अभी बिना देखे नोट से तुम मरकरी का रियल नेम बताओ, बताओ बताओ। लैटिक नेम होता है इसका, लैटिन जो नेम बोलते हैं ना वो होता है हाइड्रोजीनियम होता है, लेकिन उसको लिखने में बहुत दिक्कत होती है तो इसलिए हम लोग मरकरी बोलते हैं। अब तुमने अगर वीडियो पॉज करके बिना मेरी बात सुन के लिखा है तो तुम बहुत गंदे इंसान हो, अगर तुमने बिना सुने लिख दिया है तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, समझ रहे हो। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक RBI देते हैं। काउंटर आयन का नंबर कभी नहीं लिखते हैं, उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे अब हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है K4Fe CN6-4 पोटेशियम हेक्सा अमाइन फेरेट सेकेंड Na3COOX3 सोडियम ट्राई ऑक्सिलेट कार्बोनेट 3। ये तुम देख लेना, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट 5 पे आ जाते हैं। ये JEE मेंस अप्रैल 6 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। CONH3 COOX3। इसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन है ही नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक RBI ले लो कि अगर सेंट्रल मेटल आयन सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है उसका, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को x मान लेते हैं और चार्ज ऑन द ईच CMA को हम क्या करते हैं x/2 लिख लेते हैं। भाई ये मैं बहुत जल्दी में तुम्हें बता के निकल गया हूँ, लेकिन तुम भाई मैं तुमको कसम से बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी में बता के नहीं निकला हूँ, मैं तुम्हें समझा दिया है। अब तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें खुद देख लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात समझो, जैसे इसका क्या नाम बना, लिगेंड 2-3 6 और यहाँ पे CMA है तो 6/2 3 हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ CMA हेक्सा अमाइन कार्बोलेट 3 टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे कार्बोलेट सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट समझोगे जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। ये PT यहाँ पे ये हालांकि कुछ क्वेश्चन देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द टेट्रामाइन एक्वस कार्बोलेट 3 क्लोराइड इज, ये होता है, ये तुम पढ़ लेना, CO3+2 CO+3 NH3 4H2O2, ठीक है, CONH3 4NH2O और Cl3। अब ये एक इसका फॉर्मूला है। तो अब हम एक वन ऑफ, चलो यार ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, तुम 5 मिनट लो और मैं तब तक फ़ैन वैन मतलब खोल के आता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। तुम्हें बस 5 मिनट है, 5 मिनट में समराइज़ करो भाई इसको। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो समराइज़ करो, समराइज़ करो, समराइज़ करो। अरे भाई भूत नहीं आया, भाई भूत नहीं आया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई भाई, लाइट नहीं गई है, रुक जाओ, मेरे को 5 मिनट दे दो। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।
ऑक्सीलेटो। अब आ गई होगी भाई तुम्हें लाइट, आ गई भाई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। 5 minutes supplies of the all the chapter was start कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, स्टार्टिंग से पढ़ा। अबे यार ये भाई सही हो गई लाइट, चलो भाई अब बढ़िया वाली रोशनी आ रही है। तो एक काम करते हैं यार, इसमें भाई इसमें फीचर नहीं है डायरेक्ट लाइट खोलने का यार, लाइट खोलने का फीचर देना चाहिए इन्हें। इन्फिनिक्स वालों से एक चीज़ बोलो यार, इन्फिनिक्स के फ़ोन के ऊपर शूट हो रहा है ये, और यार इनको एक चीज़ देनी चाहिए कि ये लाइट जो है डायरेक्ट लाइट वीडियो प्ले होने के बाद लाइट होती है, वो चीज़ यार इनको सही करनी चाहिए। तो हम इसी के साथ अपने लेक्चर में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फिर तो यार ये मतलब तुम इस लेक्चर में अभी तक तो तुमने जो इसके टाइप पढ़ लिए, तुमने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिए कि कोऑर्डिनेशन किसे बोलते हैं, ठीक है, तुमने टाइप पढ़ लिए कि भैया इसके लिगेंड पढ़ लिया, लिगेंड क्या था, लिगेंड डोनर साइड होती थी, तुमने लिगेंड पढ़ लिया, उसमें क्या कितने चार्ज होने चाहिए तुमने वो पढ़ लिया, ठीक है, और लिगेंड के ऊपर कितने क्लासिफाइड होते हैं तुमने वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तुमने मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 51-20 सेकेंड्स, और इतनी देर में तुमने 1 घंटे के अंदर 4 घंटे का चैप्टर वाइंड अप कर दिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये चैप्टर जब तुम SM सर जो तुम्हें PW में पढ़ाते हैं, जब तुम वो देखोगे ना, तो वो उन्होंने इस इतने लेक्चर को ख़त्म करने के लिए 1 घंटे का 4 घंटे का टाइम दिया है। हाँ मुझे पता है उन्होंने वो भी 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने नोट्स के साथ पढ़ाया और मैंने तुमको नोट्स बनवाया नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो साथ ही साथ इसमें नोट्स लिख सकते हो। हाँ साथ ही साथ नोट्स लिख सकते हो। अब हम इसमें आगे बात करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कभी कभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पेपर में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टॉपिक से नहीं आएगा कभी 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर फॉर आहिर। जितना मैंने देखा है कोऑर्डिनेशन, भाई तुम्हें पता है तुम कोऑर्डिनेशन करके चले जाओ तुम बोर्ड में पास हो जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन करके चले जाओ तुम बोर्ड में पास हो जाओगे। हाँ भाई तुम इसको चाहो तो मैं इतनी देर का थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ तुमसे, तुम इतनी देर को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 1 घंटा हो गया भाई, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, क्योंकि साथ ही साथ कुछ बच्चे भी हैं तो उनको भी मतलब बैठे हैं, ठीक है, तो वो एक ही साथ लेक्चर ख़त्म करेंगे ना अपन। इसके बाद मैं ना एक चैप्टर और ला के देने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिजिक्स, और जो भी तुम्हें चैप्टर की ज़रूरत होगी तुम मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो बता दूंगा, ठीक है। नोट्स के लिए तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और भी जितने भी तुम्हें क्वेरी है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तुम कमेंट सेक्शन में बकवास कर सकते हो, तुम्हारे लिए खुला है। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दो, चैनल पे आए हो नए तो सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो, क्योंकि मैं तुमको वीडियो देता रहूँगा जेईई मेंस के अभी से लेके 4 दिन के अटेम्प्ट तक। जय माता दी। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, अब वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन वाज थ्योरी टू एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें कुछ रूल आए। सबसे पहला रूल आया वार्नर का। हाँ भाई डेविड वार्नर रिटायर हुए हैं और वो अब रूल बनाने लगे हैं, क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं रह गया, लेकिन वो एक और चीज़ बनाते हैं, तेरी झलक सर्फी। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड जो हमारे पास आएगा वो होगा सिरजेफ ENEAN रूल, फिर होता है VBT रूल, फिर होता है CFT रूल। तो अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वार्नर की। मैं तुम्हें नोट्स ना बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ, ये तुम पढ़ोगे तो बहुत शॉर्ट में है। अब शायद मिनिमाइज नहीं होगा, इसको पीछे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब ये थोड़ा शॉर्ट में है। अब सब समझो, सिंपल जो वैलेंसी होती है ना, इन्होंने बोला वार्नर ने कि वैलेंसी जो है वो 2 तरीके से कॉम्प्लेक्स की, सेंट्रल मेटल की और कॉम्प्लेक्स की डिफाइंड हो सकती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ना एक
समझो यार, प्राइमरी ना आयनाइजेबल होती है। अब एक चीज़ समझो, आयनाइजेबल क्या होता है? आयनाइजेबल तुमने 10th में पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा। वाटर सोल्यूबल क्या होता है? अब भाई मैं एक दिन ऐसे बैठा था, मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा भाई आयनाइजेबल क्या होता है? उसके रिएक्शन ही नहीं था भाई, वो कुछ रुक गया था। तो ऐसा मत करो यार, थोड़ा बहुत तो बेसिक देख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑन आयन, नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, और पीवी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ये जो तुमको लिंकेज दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये आयनाइजेबल होता है, इसमें आयनाइजेबल हो जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है? तुम्हें अंबुजा सीमेंट याद है? सेम इसके साथ होगा, टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट की दीवार है। नो आयनाइजेबल, पानी में नहीं घुलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और न्यूट्रल होते हैं, और एसवी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और साथ ही साथ एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसी में एक और आते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो होते हैं हमारे फ्यू स्पीसीज, जो शॉर्टली स्लाइटली लाइटली होते भी हैं, प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। इनमें थोड़ा ये होता है, डॉटेड लाइन तुम देख सकते हो। चैप्टर एंड पे ही है भाई, इतना बाकी रह गया बस। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि तुम्हें देखने पड़ेंगे खुद से, बाकी चैप्टर वाइंड अप आज ही हो जाएगा। अब 1 घंटे का चैप्टर नहीं होगा, उससे कम ही का होगा। अब नोट में यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे कोई नोट नहीं है, छोड़ दो। गैसियस फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, गैसियस फॉर्मूला है, ये तुम देख लेना। टू फाइंड द नंबर ऑफ द आयंस में क्या होता है? वार्नर रूल, वार्नर थ्योरी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट हाफ फैक्टर क्या होता है? कोऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेशन होता है इसका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की बात कर लें तो ये कुछ एग्जांपल है भाई, तुम देख लेना, ठीक है। जैसे COCl6- में एक हाइड्रोजन कम करके देखते जाना है, ठीक है। RBI क्या करते हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को NH3 से बाहर करो, ठीक है। ऐसा होता है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये तुम देख लेना एक बार, ठीक है। नोट्स में भेज दूंगा, टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तुमको। फिर उसके बाद होता है हमारे पास अगला आता है सिट्जेव थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हो जाता है EAN, ठीक है। EAN रूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, MA टोटल कितने मतलब मेटल और एटम, मेटल एटम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर कितने आइटम इलेक्ट्रॉन से संभाले हैं, EN Z+, इसका एक फॉर्मूला होता है Z++2 CN माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। Z ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है, ON क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। ये EN रूल ये होता है, सभी सेंट्रल मेटल एटम नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक के इक्वल है या फिर कितना उसके आसपास है। और देखो अब क्या है? एप्लीकेबल ओनली फॉर द मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोलस, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ये रूल, मेटल और एटम दे अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सो दैट कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल। जैसे 3D होगा तो Kr6 हो जाएगा, 4D होगा तो ये 54 हो जाएगा, फिर 86 हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, तुम फटाक से देख लेना, ठीक है। अब चैप्टर खींच रहा हूँ तो जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं ना। मैं थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ EN रूल, एप्लीकेशन देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ K4CN6 एंड, ये JEE मेंस में पूछा गया है। 26 + 2 × 6 ये 36 हो जाता है। इसका क्या होता है? ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये 35 हो जाता है, ठीक है। फाइंड CAN ऑफ और NO, ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे इफ़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग EN रूल ऑफ द X, तो इसका X निकालना है, ठीक है। तो 27 - 3 प्लस इसका प्लस 2x + 2, ये हमारा ये पिछले वाले क्वेश्चन से आया और हमें दिया कितना? 36 के इक्वलेंट देना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब डिटरमाइन, ये वाला तुम्हें अब यहाँ से ध्यान से देखना है। डिटरमाइन वेदर द मेटल और कार्बोनिल इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। EN रूल से हम पता कर सकते हैं, अगर रेडॉक्स है तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा। EN जो होगा NNG हो जाएगा, और यहाँ पे NNG डिटरमाइन हो जाएगा। अब भाई बहुत स्पीड में मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे आगे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस चैप्टर वाइंड अप है।
भाई ये कुछ क्वेश्चन है जो कि देख लेना। अब हम तुमको इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल CFT क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात होती है। CNP डोनर, RSFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते तो वो दो में डिवाइड होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होती है वीक फील्ड लिगेंड। अब इसमें क्या है, ये सीरीज याद कर लो भाई, ये सीरीज से जे मेंस में एक क्वेश्चन पक्का है, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पक्का है, और जे एडवांस में भी एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। अब स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन, सबसे पहले MA मतलब सेंट्रल मेटल एटम का डी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। नंबर ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन का कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ द NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ द N-1 डी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। SFL है तो पेयरिंग करो, WF है तो नो पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम फटाक से देख लेना। अब इसमें तुमको ना पूरे क्वेश्चन है, और इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अब वो तुम थोड़ा सा देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इधर भी तुम देखोगे तो सिर्फ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ एक RBI है, जैसे सेंट्रल मेटल का कुछ 6 हो जाए तो D उसका D1 D2 D3 इज इनरिस्पेक्टिव फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, ऑल कम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन। D2 sp3 होता है। D1 क्या होता है, HS/√3, इसका वो निकालने का। D2 क्या होता है, √8 √15। उधर कॉन्फ़िगरेशन अगर D कॉन्फ़िगरेशन है, D8 D9 D10 है तो उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड है तो नो पेयरिंग, और ऑल कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन। D2 sp3 ऑक्सीडेशन। अब D8 क्या होता है, इसमें 8 होता है। D9 क्या होता है, 3 होता है। DX क्या होता है, 0 होता है। इफ सेंट्रल मेटल बिलोंग्स टू 4D और 5D सीरीज, ऑल लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये कुछ उसके क्वेश्चन है जो तुम देख लेना। अब लिमिटेशन ऑफ VVT क्या थी, एक्सेल और इंटर एक्सियल DXY ये था इसका लिमिटेशन। जैसे ये XY प्लेन में हो जाता था तो ये एक्सप्लेन नहीं करते थे। अब भाई तुम्हें ये चीज़ जो दिख रही है ना वो तुम्हें रटनी पड़ेगी, क्योंकि ये नोट्स बना के मैंने भी रटा है तो तुम भी रट ही लो। इसमें मैं तुम्हें एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात हो रही है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ ये होता है डेल्टा म्यू से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, ये तुमने एनर्जी लेवल है ना, तो यहाँ पे जब भी 1 2 3 पेयरिंग होगी ना, अगर वीक फील्ड है तो डायरेक्ट पेयरिंग कर दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऊपर चला जाएगा। बस ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक जस्ट बाद वाला फील्ड हो जाएगा, वीक फील्ड है तो एक ऊपर चला जाएगा, एक बगल वाला ऐसे करके, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हें इतना समझ में आ गया हो तो भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में निकाल के लेके जा रहा हूँ, ये तुम रिकैप की तरह भी वीडियो देख सकते हो एक रात पहले, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन का कल पेपर है तो। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म, अब ये आ चुका है वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, जहाँ से बोर्ड को प्यार सा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, अब ये काफ़ी लौंडे कहते हैं कि भाई मुझे नहीं आया, मैं समझाऊंगा, विधवत आएगा। अब आइनोसिएशन आइसोमर्स क्या होता है, इनका जो MF होता है वो सेम होता है, ठीक है। SF जो होता है वो डिफरेंट होता है, और रीकाउंटिंग आयन डिफरेंट होता है, और पानी में आयनाइज करते ही डिफरेंट आयन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, FF से MF सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, लेकिन वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या कायरल स्टेबल ही हो जाते हैं। अब जेई का एक क्वेश्चन देख लो इसी के ऊपर, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ द CO H2O Cl3। अब इसमें क्या है यार, देखो इसमें सिर्फ 2 बन सकते हैं ना, ऐसे समझो 2 बन सकते हैं, 2 ही हाइड्रोजन निकल सकते हैं। Cl2 है ना तो Cl एक दो Cl जाएंगे, अब 2 से ज़्यादा थोड़ी ना अंदर चले जाएंगे भाई, तो यहाँ पे कितना बन सकते हैं, 2। लिंकेज में क्या होता है, इट इज शोज व्हेन द एम्बीडेंटेन लिगेंड आर प्रेजेंट। अबे भाई तुमको जहाँ एम्बीडेंटेन लिगेंड दिख जाए ना वहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर और ये नंबर होता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 0 1 1 0 2। अगर क्वेश्चन पूछता आइसोमर तो आइसोमर इसके 2 होंगे, लेकिन इस कंपाउंड का काउंट नहीं करेंगे इसका, तो इसमें टोटल कितने होंगे, 3 हो जाएंगे ये। अब देखो मैंने ये कैसे बोला, अब एक बात समझो भाई,
HCl और NC, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे हिसाब से और कुछ बाकी टोटल, हाँ थोड़ा बहुत और बाकी है भाई। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आगे देख लेना भाई तुम। क्वेश्चन RBI है कोई इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें एक बहुत बढ़िया RBI है, ओनली फॉर टोटल आइसोमर्स N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे करते करते चले जाना है। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा। करंट मार रहा है यार, खुल तो रहा नहीं है भाई, करंट ही मार रहा है बस कब से, अर्थिंग ले रहा है शायद। चलो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है भाई, तुम देख लेना फटाक से। अब यहाँ पे अब स्टीरियो आइसोमर्स, व्हेन द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड आर पॉसिबल, जब डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो तो उसको हम लोग स्टीरियो बोलते हैं। उसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और सिस एंगल, और सिस एंगल कितने होते हैं, लेस देन 80, ट्रांस एंगल 80 के 180 के होते हैं। सिस और ट्रांस तो तुम जानते हो ना भाई। ये अब यहाँ पे तुमको समझा देते हैं, एक एम मान लो, ये L1 L2, ये L1 L2 L4 L3, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो यहाँ पे ABCD मोनोडेंटेट लिगेंड और ABBB बाइडेंटेट और ABCD बाइडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पे एक चीज समझो, सिस कितने होंगे, L1 L2, L1 और ये L2, ऐसे वीडियो बड़ी कर दूँ मैं, ऐसे ये सिस हो गए, ठीक है। ट्रांस क्या 180 पे, ऐसे ये सिस हो गया, ये सिस हो गया, ये सिस हो गया, ये सिस हो गया, ठीक है। ट्रांस सिर्फ 2 ही बनेंगे इसके। अब इतना हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको रटना पड़ता है। जैसे MA4, इसका कोई भी GI पॉसिबल नहीं होगा। M3B, इसका भी कोई GI पॉसिबल नहीं होगा। MA2B, इसका भी कोई GI पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब इसमें यार ये क्वेश्चन देख लेना, इसको तुमको रटना पड़ेगा। अब C4 ऑप्टिकली आइसोमर, ऑप्टिकली नो POS होता है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जनरली POS, एक POS मिलेगा। और इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल शो GI व्हेन ऑल 4 लिगेंड आर डिफरेंट। इसमें क्या होता है, स्लाइस कट ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। C4 में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है इफ द लिगेंड आर प्रेजेंट एट अ ट्रांसपोजिशन देन द कॉम्प्लेक्स आर नॉट शोन एनी। ये कुछ है, और ये तुमको भाई एक बार देखना पड़ेगा खुद से, और ये रटना ही पड़ेगा एट दी एंड, ठीक है। तो बस यार 1 घंटा 7 मिनट इसको मैंने भाई गुजारा है, बाकी का बचा हुआ चैप्टर 1 घंटे 7 मिनट में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तुम्हें आज आखिरी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर बहुत जल्दी खींचा है मैंने, मुझे पता है। अब इसके बाद ना हम इस चैप्टर में एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें अभी नहीं थोड़े दिन बाद, उसमें हम तुमको और एक्सप्लेन करेंगे कि भाई और कैसे तुम्हें समझाना है इस चैप्टर में, और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ यार थोड़ा प्यार दिखाओ, ठीक है। बाय।